हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग क्विक रिवीजन में आज एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम रिवाइज करने वाले हैं और विथ फुल कॉन्सेप्ट एंड फुल कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स। लेकिन उसके पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप ये क्विक रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं और डेफिनेटली इनसे आपको बेनिफिट हो रहा है। और एक टीचर के लिए बेस्ट मोटिवेशन तो यही है कि उसके स्टूडेंट्स को उससे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस सीरीज में एक और महान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसका हेडिंग है इनटेंजिबल एसेट और इसका मैंने प्यार से नाम रखा है आईए। ठीक है, तो आप भी आइए और AS26 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि असेट का मतलब क्या है। तो किसी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन से कोई भी आइटम हमारे पास आई, कोई भी चीज हमारे पास आई, बिजनेस का उस आइटम पर कंट्रोल है। अब खरीदा है तो कंट्रोल अपना ही होगा और उससे बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने की संभावना है। ठीक है, तो फिर वो असेट है। यानी असेट होने के लिए दो बातें, एक हमारा कंट्रोल उस पर होना चाहिए, दूसरा उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अनुमानित होने चाहिए, एस्टिमेटेड की संभावित है। ठीक है, तो कंट्रोल और एफईबी ये दो कंडीशन है, चाहे लैंड हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यहां तक कि इन्वेंट्री। अगर हमारा उन पर कंट्रोल है और फ्यूचर बेनिफिट है तो फिर वो हमारे लिए एसेट है। ठीक है, बेनिफिट चाहे यूज करके हो, चाहे बेचकर हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, फिर आप उसे कोई भी नाम दे, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट। ठीक है, इन्वेंट्री है तो करंट असेट, वो अपनी जगह है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं इनटेंजिबल असेट्स पर कि इनटेंजिबल असेट्स क्या होती हैं। तो पहले देखिए, मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं कि जो एग्जांपल आपको मालूम है, जो दिमाग में आपके आत्मा से निकलता है। एक तो पहला एग्जांपल गुडविल, फिर दिल से निकलता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके दिमाग में एग्जांपल्स हैं। और दूसरा एक जो वो 11th क्लास से डेफिनेशन चली आ रही, जो सब वही बोलते हैं कि सर इंटेंजिबल असेट वो होती है जो दिखाई ना दे और सर जिसे टच नहीं कर सकते। तो देखिए, अब वो डेफिनेशन को हटाइए दिमाग से। AS26 में जो डेफिनेशन है वो प्रॉपरली आपको समझ में भी आनी चाहिए और मैं सभी से कहूंगा ये कंठस्थ होनी चाहिए डेफिनेशन आज जो है। तो इंटेंजिबल असेट एज पर AS26 क्या होती है, देखिए, चार कंडीशंस हैं। हर वो असेट, असेट बोला मतलब कंट्रोल है और एफईबी है, फ्यूचर बेनिफिट है। हर वो असेट जो कि आइडेंटिफाएबल है, नॉन मॉनेटरी है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है और हेल्ड फॉर यूज है। ये चारों कम्युलेटिव कंडीशन है, चारों की चारों पूरी होनी चाहिए। याद करें, असेट जो कि आइडेंटिफाएबल है, नॉन मॉनेटरी, विदाउट फिजिकल नहीं, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, सब्सटेंस का महत्व है यहां पे अभी देखेंगे, और हेल्ड फॉर यूज। जो असेट ये चारों कंडीशन पूरी करेगी वो ही इंटेंजिबल असेट की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो क्या है देखें एक एक करके। पहले मैं यहां बात करता हूं, देखिए जैसे एक एग्जांपल भी लेता हूं। जैसे आप जानते हैं कि यार पेटेंट्स जो है से 50,000 के पेटेंट्स है हमारे बिजनेस में, और आप जानते हैं कि भाई पेटेंट जो है वो इंटेंजिबल असेट है। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं, बिजनेस में पेटेंट राइट है, पेन बनाने का अधिकार हमारे पास है मान लीजिए, तो ये बिजनेस में हेल्ड फॉर यूज है। यस सर, तो ये चौथी कंडीशन पूरी हो गई। मैं चौथी कंडीशन पहले बता दी आपको। इसके बाद क्या ये पेटेंट नॉन मॉनेटरी है? हाँ सर, नॉन मॉनेटरी है। AS11 में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की डेफिनेशन थी कि हर वो असेट और लायबिलिटी जिसकी वैल्यू एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स हुई है वो मॉनेटरी होता है, और जो मॉनेटरी नहीं है वो नॉन मॉनेटरी होता है। जैसे बैलेंस शीट में डेटर्स है 5 लाख, तो ये वैल्यू एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स हुई है। अरे भले ही बाद में मिले ना मिले, पर तय तो हुई है कि 5 लाख के डेटर का मतलब है 5 लाख ही लेने। लेकिन बैलेंस शीट में 5 लाख का लैंड है, बिल्डिंग है, पेटेंट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, इसका कोई गारंटी नहीं कि 5 लाख मिलेंगे। वैल्यू कम ज्यादा मिल सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स नहीं हुई थी। वो तो आपकी कॉस्ट पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, और इन्वेंट्री है तो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे किया हुआ है। तो पेटेंट जो है वो नॉन मॉनेटरी है, मतलब 50,000 के पेटेंट का मतलब है कि आपको 50,000 किसी से मिलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है जब आप उसे बेचने जाओगे। चलिए, तो पेटेंट हेल्ड फॉर यूज है, यस। नॉन मॉनेटरी है, यस। विदाउट फिजिकल, फिजिकल नहीं लिखा है, फिजिकल तो होता है, ये मैं बता दूं
कि कुछ ही एक दो चीजों को छोड़ दीजिए, सारी इनटेंजिबल असेट दिखाई देती है, टेंजिबल होती है। जैसे पेटेंट है, एक कागज है, ये पेन कोई और नहीं बना सकता, इसका अधिकार हमारे पास है। ट्रेडमार्क, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, उस पर वो लड़की बनी हुई है, तो लड़की देखती समझ में आता है निरमा का पैकेट है, तो ट्रेडमार्क दिखता है। लेकिन समझिए जो कागज पेटेंट राइट है, वो जो कागज दिख रहा है वो 1 रुपए का है, 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, लेकिन उसमें जो छुपा हुआ अधिकार है, जिसकी वैल्यू है, वो दिखता नहीं है, पर वो लाखों करोड़ों रुपए की है। तो जो दिखता है वैल्यू उसकी नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वैल्यू उसकी है, सब्सटेंस यानी जिसकी वर्थ है। तो फिजिकल, विदाउट फिजिकल नहीं लिखा है, विदाउट फिजिकल का मतलब तो फिजिकली है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो, फिजिकल तो है लेकिन सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। जो चीज फिजिकली दिख रही है उसका वैल्यू नहीं है, उसका सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो पेटेंट जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, इट इज हेल्ड फॉर यूज, यस। इट इज नॉन मॉनेटरी, यस। इट इज विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यस, ठीक है। और आइडेंटिफाएबल, ये एक बात जरूरी है, आइडेंटिफाएबल, यहां ध्यान दें। देखिए, टेंजिबल यानी दिखाई दे रही है, इंटेंजिबल यानी फिजिकली है, हो भी सकती है, लेकिन जो चीज दिखाई दे रही है उसकी वर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो इंटेंजिबल का जनरल मीनिंग तो होता है दिखाई नहीं दे रही है। यहां पे लिखा है आइडेंटिफाएबल, मतलब वो पहचानी जानी चाहिए। जैसे गुलाब का फूल है, फूल टेंजिबल है, खुशबू दिखाई नहीं दे रही, इंटेंजिबल है, पर आइडेंटिफाएबल भी है, आइडेंटिफाई हो रही है, वो पहचानी जा रही है। खुशबू, हाँ यार है तो सही, दिखाई नहीं दे रही है, तो पहचान में आनी चाहिए। तो यहां पर AS26 में आइडेंटिफाइबिलिटी कैसे चेक करना है वो ध्यान दें, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कोई। ध्यान देंगे कि एक, हर वो असेट आइडेंटिफाइबल तब मानी जाएगी वो जब आपके बिजनेस से वो सेपरेट हो सकती है, अलग हो सकती है, ठीक है ना। कैसे सर? जैसे पेटेंट का एग्जांपल लेता हूं, इस पेटेंट को मैं बिजनेस से, ये पेन बनाने का अधिकार मेरे पास है, क्या मैं इसे किसी को बेच सकता हूं? हाँ सर बेच सकते हो। क्या रेंट पर दे सकता हूं? हाँ दे सकता हूं। क्या किसी असेट के बदले में एक्सचेंज कर सकता हूं? हाँ। डोनेट कर सकता हूं? हाँ। तो ये रेंट हो सकता है, सेल हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, डोनेट हो सकता है, मतलब ये सेपरेबल है। क्योंकि देखिए हमारा बिजनेस बंद नहीं हो रहा, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस से मैंने इसको अलग कर लिया, बिजनेस से मैंने इसको अलग कर दिया बड़ी इजीली, रेंट से, सेल से, एक्सचेंज से, कैसे भी, ठीक है ना। लेकिन कई बार सेपरेबल नहीं भी होता, तब भी उसे आइडेंटिफाइबल माना जाता है। सेपरेबल नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हमने कोई एक अत्याधुनिक चिप बनाई है जिससे मोबाइल की स्पीड जो है डबल हो जाएगी। मोबाइल, वो टेक्नोलॉजी हमने कोई डेवलप की, ऐसा माने हम, जो मोबाइल कंपनीज को हम देते हैं, ऐसा मान लीजिए, तो वो उसका हमने अधिकार ले लिया है, वो जो हमने प्रोसेस चिप डेवलप की उसका बनाने का अधिकार हमारे पास है। अब हमारा मान लीजिए ये जो हमने चिप डेवलप किया यही हमारा नया नया बिजनेस था, इसी से मार्केट में हमारी साख बनी, इसी से हमारे कस्टमर से रिलेशन बने, हमें लोग जानते ही उसकी वजह से है। तो अब मैं उसको अपने आप से कैसे अलग करूं? अगर मैं वो वाला अधिकार बेच दूंगा तो मेरी तो कंपनी का मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अरे वो तो जुदा होकर भी तू मुझ में कहीं बाकी है, वो वाली सिचुएशन है कि भाई वो इवन इफ नॉट सेपरेबल, वो अलग तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आइडेंटिफाइबल है क्योंकि उसका लीगल राइट मेरे पास है, वो अधिकार वो आइडेंटिफाइबल है। और कई बार ग्रुप ऑफ एसेट्स, हमने एक साथ कई सारी एसेट्स लाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी पेटेंट है तो वो पूरा ग्रुप है, ठीक है, लेकिन उसमें जो पेटेंट का अधिकार है या कोई भी कॉपीराइट या अधिकार है तो वो आइडेंटिफाइबल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आइडेंटिफाइबिलिटी चेक करना है तो वो सेपरेबल भी हो सकती है और सेपरेबल नहीं भी हो सकती, दोनों ही केस में असेट आइडेंटिफाइबल हो सकती है। तो कोई भी असेट या जो कि आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी है, जिसका फिजिकल तो है, वो हो सकती है, फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, और जो कि हेल्ड फॉर यूज है, वो इंटेंजिबल असेट होगी। भाई मैं आपको दिख रहा हूं टेंजिबल है, मेरी आत्मा जो है, बॉडी टेंजिबल है, आत्मा इनटेंजिबल है, दिखाई नहीं दे रही, और अब देखो पहचान में भी नहीं आती, आइडेंटिफाइबल भी नहीं, तो मरने भी समझ में आएगा चली गई, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके की बात है, यहां पर आइडेंटिफाइबिलिटी होनी चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब इस एस में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, और अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई कोई, देखिए एक बात और समझिए, यहां पे यहां लिखा है क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम गुडविल, ठीक है ना। आइडेंटिफाइबल, गुडविल कभी आइडेंटिफाई नहीं होती। भाई मेरी इज्जत है, अब मैं कैसे बताऊं, इज्जत ना तो दिखती है तो वाली बात तो है, इंटेंजिबल तो है ही, आइडेंटिफाइबल भी नहीं है गुडविल,
है कि नहीं? कई चीजें हैं भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी टेंजिबल है, मेरा दिमाग इंटेंजिबल है, नॉलेज नो हाउ इंटेंजिबल असेट होता है। पर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये लोग मुझसे बात करते हैं तो समझते कि यार इसके पास बुद्धि है, नॉलेज है, तो नॉलेज आइडेंटिफाइबल है, तो इसीलिए नो हाउ इज एन इंटेंजिबल असेट। ठीक है, गुडविल नो हाउ, ये नो हाउ इज एन इंटेंजिबल असेट, लेकिन गुडविल आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक है, तो यहां एस में लिखा है क्लियरली साफ कि आइडेंटिफाइबल, क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम गुडविल। ठीक है ना, गुडविल आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसीलिए आप वो पार्टनरशिप में पढ़ते थे, जो गुडविल को हम रिकॉर्ड करते थे, ये जो गुडविल होती है इसको AS26 में रिकॉर्ड करते ही नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, खैर चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी। कोई भी इंटेंजिबल एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड होगी, इनिशियली रिकॉग्नाइज यानी रिकॉर्ड करना किस पर, कॉस्ट पर, पहली बात तो ये। लेकिन रिकॉग्नाइज होगी कब, मैंने यहां लिखा है आरसी, आरसी मतलब है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, और असेट को रिकॉग्नाइज तभी करते हैं जब उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है और उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, तो कॉस्ट रिलायबली मेजर होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, अगर ये दोनों पूरी होंगी तो ही आप बुक्स में असेट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और अगर सर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हो रहा तो मतलब सर मान लो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, हमने 10,000 रुपए का खर्चा किया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, और मान लो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है हमें किसी चीज पर, लेकिन कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो पा रही है, तो फिर वो पीएनएल में जाएगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा। किसी भी एक्सपेंडिचर को, इंटेंजिबल असेट की बात हम कर रहे हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन उसका कॉस्ट पे होगा, और रिकॉग्निशन तभी होगा जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट आउट हो जाएगा। यू हैव टू चेक इट इन द क्वेश्चन। ठीक है, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ये तय है, और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाएगी। और एक बार एसेट रिकॉर्ड हो गई तो फिर वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे कैरी होगी, तो ये देखिए इसके लिए कैरिंग अमाउंट यहां पर दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट यहां लिखा है। तो असेट हमेशा, इंटेंजिबल असेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई थी, तो कॉस्ट लेस उस पीरियड का वहां तक का डेप्रीसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और जैसा कि AS28 है इंपेयरमेंट लॉस भी इस पर एप्लीकेबल होता है। कई लोग बोलेंगे सर डेप्रीसिएशन वर्ड क्यों लिखा, अमोर्टाइजेशन लिखना चाहिए। देखिए ये लोग कहते हैं, इवन मैं भी कई बार कहता हूं कि इनटेंजिबल असेट के डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। AS26 कहता है कि किसी भी इंटेंजिबल असेट का डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा। तो मान लीजिए कॉस्ट है 1 लाख, इस रेसिडुअल वैल्यू बचेगी 10,000, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 90,000 होगा। टोटल डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं उसको, यस। और फिर उस डेप्रिसिएशन को मान लो 10 साल है, 10 साल में अलोकेट करेंगे 9,000 हर साल, तो उस अलोकेशन का नाम है अमोर्टाइजेशन। मतलब बेसिक नाम तो डेप्रिसिएशन ही है। तो बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट कैरी होगी कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड वहां तक का बैलेंस शीट एज ऑन इंपेयरमेंट लॉस, ये कैरिंग अमाउंट हो गया। तो इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे, कैरिंग अमाउंट इज कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ठीक है, उसकी जगह या इंपेयरमेंट लॉस आगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, अब इंटेंजिबल एसेट बड़ा सिंपल है, ऐसे मैक्सिमम तो AS10 के ही प्रोविजंस हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर, इंटेंजिबल एसेट आपने अपने बिजनेस में एक्वायर की सेपरेटली, मतलब बिल्कुल अकेले, कोई ग्रुप नहीं है, कोई पेटेंट लिया या कोई कॉपीराइट या कोई ट्रेडमार्क आपने एक्वायर किया, तो फिर उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट क्या होगी, अरे भाई कॉस्ट वही होगी, खरीदा 10,000 में, ठीक है, उसको लाने में मान लो कोई ड्यूटी व्यूटी लगी, टैक्स वैक्स लग गया, नॉन रिफंडेबल, तो वो जोड़ देना, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना, और उसको लाने तक के सारे खर्चे जिसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस बोलते हैं वो सब उसमें ऐड कर देना। तो ये इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली एक्वायर्ड होगी तो उसकी कॉस्ट ऐसे निकलेगी। सर अगर इंटेंजिबल एसेट एज ए पार्ट ऑफ अमलगमेशन आ जाए तो, एब्जॉर्प्शन आ जाए तो, मैंने कहा भैया कैसे, अरे सर वो अमलगमेशन में पढ़ते थे ना हम, परचेस कंसीडरेशन 1 लाख रुपए पे किया और कंपनी की नेटवर्थ 90,000 है, 10,000 ज्यादा दे दिया तो गुडविल, गुडविल यस वो परचेज गुडविल है। ठीक है, मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम बात करते थे पार्टनरशिप में, जैसा कि मैंने भी कहा था थोड़ी देर पहले कि वो आइडेंटिफाइबल ही नहीं है गुडविल, इज्जत कैसे आइडेंटिफाई होगी, इज्जत है तो है वो तो ठीक है, तो ये परचेज गुडविल होती है। तो यस परचेज गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब वो तो मालूम है कि हमने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है, तो उसकी अकाउंटिंग AS26 से नहीं होती, AS14 ही वो बता देता है कि वहां गुडविल रिकॉर्ड होगी और कितने सालों में राइट ऑफ होगी। और ऑब्वियस सी बात है वो बुक्स में कितने पर आएगी, तो इंटेंजिबल एसेट जो रिकॉर्ड होगी वो ट्रांसफरी यानी जिसने जिसने बिजनेस को एक्वायर किया है, ठीक है ना,
परचेसिंग कंपनी की बुक्स में AS14 लगता है, आप जानते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज हो जाएगी, वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है और फेयर वैल्यू पे भी हो सकती है। अरे कोई बिकाऊ बेचने वाली वेंडर जो कंपनी है वहां से पेटेंट भी तो आ सकता है, तो आप AS14 याद करें, अगर वहां पेटेंट बुक्स में 50,000 है और टेक ओवर 60,000 पे किया है तो खरीदने वाली कंपनी उसे 60,000 60,000 पे रिकॉर्ड करती है, तो AS14 के हिसाब से चलेगा। कहने का मतलब ये है अगर कोई भी इंक्लूडिंग गुडविल कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर अमलगमेशन के टाइम पर आई है तो उस पर AS14 लगेगा। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट की तरह कोई इंटेंजिबल एसेट आपको मिल गई है, याद करें AS12 जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए मिले मॉनेटरी ग्रांट, लेकिन 10 लाख की एसेट मिल गई नॉन मॉनेटरी, तो उस पर AS12 लगेगा। AS12 के प्रोविजन आपको थोड़े बहुत मैं याद दिला देता हूं कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट अगर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई इंटेंजिबल एसेट आपको फ्री में दी तो वो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होती थी AS12 में, और अगर वो कंसेशनल रेट पर आपको दी गई है, मान लीजिए 10 लाख के एसेट 3 लाख में दी तो आप 3 लाख पे रिकॉर्ड कर लेंगे। खैर उसके लिए आपको AS12 पढ़ना पड़ेगा। और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन याद करिए, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो AS10 में भी था वो मैंने अगेन वापस यहां पर एक बहुत बढ़िया टेबल बना दी है, ध्यान दें। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, हमने इंटेंजिबल एसेट एक्वायर की और उसके बदले में पैसा नहीं दिया, टू कैश टू बैंक नहीं, उसके बदले में टू मशीनरी, टू अदर इंटेंजिबल एसेट, टू इन्वेंट्री, टू डेटर्स, कुछ भी कोई और एसेट चली गई, एक्सचेंज हुआ है, बार्टर बोलते हैं जिसे। तो यहां पर क्या देखते हैं, AS10 के हिसाब से सेम प्रोविजन यहां पर है कि जब भी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होगा तो देखिए आने वाली तो इंटेंजिबल एसेट है, जाने वाली कोई भी एसेट हो सकती है। और नॉर्मल अकाउंटिंग की बात करें तो आने वाली एसेट हमेशा डेबिट होगी, जाने वाली क्रेडिट होगी। और ये भी सुन लें, जाने वाली को मैंने नाम दिया यहां पे आउटगोइंग, तो जाने वाली एसेट हमेशा कोई भी केस हो उसकी बुक वैल्यू पे ही क्रेडिट होती है। बुक्स में एसेट है 10,000 की, टू एसेट 10,000 ही होगा हमेशा, पर उसके बदले में एक नई इंटेंजिबल एसेट हम लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ती है दो चीजें, एक कमर्शियल सब्सटेंस, मैंने लिखा है CS, AS10 वाले लेक्चर में भी आप देखेंगे मैंने पूरा पढ़ाया था, एक है FP फेयर वैल्यू। अब देखिए ट्रांजैक्शन का हमने एक्सचेंज किया है, क्लियर है, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या इस ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है क्या। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब केवल ऐसे शौक में नहीं कर लिया, हमें वाकई में इसका बेनिफिट मिल रहा है। हमने पुरानी मशीनरी देके कोई नई एसेट इंटेंजिबल इसलिए लिए कि हमारे बिजनेस में उससे कैश फ्लो बढ़ेगा, तो यस उसका कमर्शियल सब्सटेंस यानी इंपॉर्टेंस है, महत्व है। ऐसी शोबाजी में एक्सचेंज नहीं किया हमने, ऐसे ही, ठीक है ना। तो एस कहता है कमर्शियल सब्सटेंस आपको चेक करना है, ठीक है। तो मैंने यहां केस बना लिया, अगर कमर्शियल सब्सटेंस भी है इतना है और आपको फेयर वैल्यूज भी दे रखी है, ठीक है, तो जाने वाली एसेट क्रेडिट होगी बुक वैल्यू पर उसकी, आने वाली एसेट आपको डेबिट करनी पड़ेगी फेयर वैल्यू पर। और वो फेयर वैल्यू कौन सी होगी, आने वाली या जाने वाली दोनों में से जो भी क्लियरली एविडेंट हो, जो भी क्लियरली एविडेंट हो, क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो जो जाने वाली की फेयर वैल्यू वो लेना है, ठीक है। और अब इसमें और ये तो दोनों में यस था, अब ऐसे केस भी बन सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ एक्सचेंज का, कमर्शियल सब्सटेंस भी नहीं है इसका और हमें फेयर वैल्यू भी नहीं पता, या फिर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है पर फेयर वैल्यू पता है असेट्स की, या कमर्शियल सब्सटेंस है लेकिन फेयर वैल्यू पता नहीं है। इन एवरी केस आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान दें, एंट्री होगी आने वाली इनकमिंग असेट डेबिट, जाने वाली क्रेडिट, जाने वाली 10,000 पे क्रेडिट हुई जो उसकी बुक वैल्यू थी जाने वाली की, तो आने वाली भी आउटगोइंग जो इनकमिंग एसेट है उसको भी हम डेबिट किस पे करेंगे, जो जाने वाली एसेट की वैल्यू है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आएगा अमाउंट में। और यहां पर इस चौथे केस में डिफरेंस आएगा, जाने वाली एसेट 10,000 पे क्रेडिट हुई, आने वाली की फेयर वैल्यू 15,000 है, तो आने वाली एसेट डेबिट 15,000 फेयर वैल्यू, टू कैश 10, टू P&L या जो है आने वाली एसेट डेबिट, ठीक है, मैंने टू कैश बोला, टू कैश नहीं, आने वाली एसेट डेबिट, ठीक है, मान लीजिए 15,000, टू जो जाने वाली एसेट है टू दैट एसेट अकाउंट इज 10,000, तो बचा हुआ 5,000 या तो P&L में जाएगा या टू कैश होगा, वो देख लेंगे, वो तो जैसा भी होगा। ये पूरा डिस्कशन AS10 का एज इट इज है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर अब बात आ रही है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स की। सर मतलब अरे हमने उसके बदले में जो है किससे खरीदी नहीं है, वो अपने आप हो गई, मतलब सर इज्जत, यस इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो पार्टनरशिप में आप देखते थे,
ठीक है ना, लेकिन एज पर AS26 इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। और परचेज गुडविल जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते थे वो गुडविल है, लेकिन उस पर भी AS26 नहीं लगता, क्योंकि AS26 में अप्लाई होने के लिए आइडेंटिफाइबल होना जरूरी है, और गुडविल आइडेंटिफाइबल है ही नहीं, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड है तो मेरी इज्जत है, अब कैसे आइडेंटिफाई कराऊं आपको, मेरी इज्जत है। और परचेज गुडविल भी एक तरीके से एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, ठीक है, तो उस पर भी AS14 लगता है, ठीक है। अब गुडविल के अलावा कोई और ऐसी एसेट है जो कि इंटेंजिबल है, अदर इंटेंजिबल, और जो सेल्फ जनरेटेड है। सर कैसे? अरे भैया सबसे बड़ी बात है नो हाउ, नॉलेज। नॉलेज इज आइडेंटिफाइबल यस, पर इंटेंजिबल दिखाई नहीं दे रहा, पर है तो सही, समझ में तो आ रहा है, पहचाना जा रहा है, ठीक है। तो सर नो हाउ कैसे आता है? अरे नो हाउ आता है, रिसर्च है, इतने सालों से मैंने रिसर्च की है तो मेरा नॉलेज है, और हर बार मैं डेवलपमेंट करता गया अपने नॉलेज में। ऐसी कोई कंपनी है केमिकल फॉर्मूला बना रही है, क्रीम बना रही है, कोई गोरे होने का क्रीम बनाना है, तो कोई फॉर्मूला बनाया होगा, उस पर रिसर्च हुई होगी। तो ध्यान रखें, कोई भी इंटेंजिबल असेट जो कि इंटरनली जनरेटेड है, ठीक है, तो पहले उस पर रिसर्च हुई होगी। भाई या तो कोई फॉर्मूला हमने किसी से खरीद ही लिया तो एक्वायर्ड हो गई, हमने जनरेट कहां किया। फिर उस पर डेवलपमेंट फेज आता है, तो उसीलिए उसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिस पर पहले AS8 था, AS8 हट गया और AS26 में मर्ज हो गया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाई रिसर्च और डेवलपमेंट से हमेशा कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है किसी भी चीज का, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ इंटेंजिबल है उसमें। तो देखें क्या, नो हाउ, नॉलेज, ठीक है। तो अब एस क्या कहता है, पहली बात ध्यान समझें, रिसर्च आप कर रहे हैं, डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई फॉर्मूला आप डेवलप कर रहे हैं, इंटरनली जनरेट हो रहा है वो, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? अरे एसेट तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, तो कॉस्ट क्या होगी? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सिंपल सी बात है। और ओवरहेड बनाने तक के, वो सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब नहीं आते हैं, वो आगे के खर्चे तो पीएनएल में जाएंगे, ठीक है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब AS26 बिल्कुल क्लियर है, रिसर्च आपकी चाहे सक्सेस हो चाहे फेल, फेल मतलब अरे आपने कोई गोरे होने का क्रीम बनाया था, पता नहीं क्या मिला दिया, लोगों ने लगाया, आपने लगा के देखा काला पड़ गया आप, ठीक है, तो फिर वो जो है अल्टीमेटली रिसर्च फेल हो गई, तो वो खर्चा पीएनएल में चला जाएगा। रिसर्च अगर सक्सेस भी हो गई, अरे तो भी अभी देखिए, असेट तो तब मानेंगे ना किसी चीज को जब आपका फ्यूचर बेनिफिट हो। रिसर्च सक्सेस हो गई तो केवल रिसर्च के सक्सेस होने से तय नहीं होता कि प्रोडक्ट आगे चलेगा या आप चलाएंगे इससे बेनिफिट होगा। तो इसलिए रिसर्च का खर्चा चाहे सक्सेस हो रिसर्च या फेल हो जाए, वो पीएनएल में जाएगा। डेवलपमेंट, रिसर्च खत्म होने के बाद सक्सेस हुई, उसके बाद आपने उसका डेवलपमेंट शुरू करोगे और उस पर नॉलेज अप्लाई करोगे और उसको प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, प्रोसेस को डेवलप करोगे, तो फिर उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। क्या था? आरसी रिकॉग्निशन मतलब पहला फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए, दूसरा कॉस्ट रिलायबली मेजर होना चाहिए। यस, तो ध्यान दें, अब सुनना इस एग्जांपल को कि मैंने रिसर्च की 10,000 लगे, रिसर्च फेल हो गई, पीएनएल में जाएगा। 10,000 रुपए और लगे, रिसर्च सक्सेस हो गई, पीएनएल में जाएगा। रिसर्च सक्सेस हुई, फिर और 50,000 रुपए उस प्रोसेस में लगाए मैंने, फॉर्मूले में, नो हाउ, नॉलेज में, प्रोसेस डेवलप करने में, लेकिन 50,000 रुपए जब लगाए उसके बाद श्योर हुआ कि हाँ यार अब इस प्रोडक्ट को मैं आगे बनाऊंगा, इस प्रोसेस से मुझे बेनिफिट होगा, मेरे पास इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के पैसे होंगे, मतलब फ्यूचर बेनिफिट। अरे फ्यूचर बेनिफिट कब होगा? जब आप प्रोडक्ट को, प्रोसेस को डेवलप करने के बाद प्रोडक्शन करोगे, सेल करोगे, तो ही तो होगा। तो मैंने रिसर्च सक्सेस हुई तो भी 10,000 रुपए लगे, पीएनएल में गए। डेवलपमेंट पे 50,000 रुपए लगाए, वो भी पीएनएल में जाएंगे। और जिस दिन मुझे लगा कि अब ये डेवलपमेंट जो है, यहां पे 50,000 रुपए लगने के बाद मुझे लगा कि अब मैं इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली फ्यूचर बेनिफिट लूंगा, और उसके बाद भी मैंने डेवलपमेंट पे 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए और लगाए, तो वो इंटेंजिबल असेट है। मतलब यहां पे समझ लें, एस की लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए समझिएगा बात को, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये समझिए बात को, ठीक है। रिसर्च की 10,000 रुपए लगे, रिसर्च सक्सेस हो गई, पीएनएल। फिर हमने उस रिसर्च सक्सेस हुई तो उसको डेवलप करना शुरू किया, 50,000 रुपए लग गए, यहां जाके हमें लगा यस आरसी, आरसी मतलब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, यस टेक्निकल फिजिबिलिटी है, हमें लगा टेक्निकल फिजिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट की, प्रोसेस की, हम इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे, इंटेंशन टू कंप्लीट, हम इस प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे, बेच पाएंगे, फ्यूचर में मार्केट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, रिसोर्स अवेलेबल होंगे, मतलब ये सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी।
और ये कंडीशन कंप्लीट हो रही, फुलफिल हो रही है, इसका मतलब कि फ्यूचर बेनिफिट है। तो फिर ये 50,000 रुपए तो अभी यहां ये आरसी यहां पर क्राइटेरिया इस जगह पर मीट आउट हुआ। मान लीजिए 2 अप्रैल है, फिर हम ये मान लीजिए 15 मई को ऐसा हुआ, तो ये खर्चा भी पीएनएल में जाएगा। और इसके बाद फिर हमने और उसको प्रोसेस किया, 70,000 रुपए और लगे डेवलपमेंट पे, पर यहां पर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट आउट हो गया था। तो अब इसकी एंट्री होगी 70,000 की इंटेंजिबल असेट डेबिट टू बैंक, एंड फिर ये इंटेंजिबल असेट अमोर्टाइज होगी, बैलेंस शीट में जाएगी, और हर साल इसका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पीएनएल में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बस खत्म ही होने वाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किसी भी इंटेंजिबल असेट पर जो इनिशियल पहली बार खर्चा होता है और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हुआ, मतलब वो खर्चा ही है, एक्सपेंस है, तो वो पीएनएल में जाएगा, एक्सपेंस मानेंगे। किसी भी इंटेंजिबल असेट पर इनिशियल एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, और फॉर एफईबी बट नो आईए, आप समझिए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस एएस की। इनिशियल एक्सपेंडिचर 10 लाख रुपए हुए, फ्यूचर बेनिफिट है भी, लेकिन कुछ चीजें एस 26 में स्ट्रिक्टली बोल दी गई कि भैया भले ही फ्यूचर बेनिफिट हो तो भी तुम्हें उसे असेट नहीं मानना है, बिल्कुल उसे पीएनएल में ही भेजना है। और ये तो याद कर लें, जैसे रिसर्च का तो मैंने बता ही दिया, स्टार्टअप कॉस्ट, ट्रेनिंग के खर्च आइडेंटिफाइबल नहीं है ना, आप समझें। हमने स्टार्टअप पे खर्चा किया, आगे जाके हमें आइडेंटिफाई थोड़ी कि हमारा जो अप्रोच थी बिजनेस स्टार्ट करने की, वो हमारा स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा, वो चीज आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट, अरे भाई एडवर्टाइजमेंट से बचपन में डेफर्ड रेवेन्यू मानते थे, कोई डेफर्ड रेवेन्यू का कंसेप्ट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट है, 10 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया, नो डाउट फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, पर आप एक एक कस्टमर से पूछोगे थोड़ी कि भैया तू एड देख के आया है क्या, आइडेंटिफाइबल नहीं है वो खर्चा। ठीक है, प्रमोशन का खर्चा, बिजनेस को रीलोकेट करने का खर्चा, ये कुछ चीजें तो आपको याद कर लेनी चाहिए। रिसर्च, स्टार्टअप कॉस्ट, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, रीअलोकेशन, रीऑर्गेनाइजेशन का खर्चा, बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, बेनिफिट के लिए किया है। अरे यहां दुकान नहीं चल रही थी, हमने सोचा मेन रोड पर ले लें, लेकिन वो आइडेंटिफाइबल नहीं है ना कि उससे क्या बेनिफिट होगा, मेजरेबल भी नहीं है, तो वो जितना भी खर्चा है पीएनएल में जाएगा। ठीक है ना। और अगर एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल एसेट पे हुआ, एक बार पीएनएल में चला गया एक्सपेंस, तो बाद में लेटर डेट पे उसे फिर एसेट कभी नहीं मानना है। ये पॉइंट इसलिए आया है क्योंकि एस 25 में इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, तो 3 महीने 6 महीने की भी अकाउंटिंग होती है। तो पहले 3 महीने में आपने किसी खर्चे को क्या मान लिया, पीएनएल में भेज दिया एक्सपेंस मान के, और फिर बाद में जब सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट बन रही है तो आपको लगा नहीं अब फ्यूचर बेनिफिट है तो आप उसे एसेट माने, ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर कोई इंटेंजिबल एसेट, कोई भी खर्चा आप कर रहे थे जो कि आपको लगता था कि उससे कोई बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आपने उसे एक्सपेंस मान लिया है, एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो गया, ठीक है, तो फिर लेटर डेट पे उसे एसेट नहीं मानना है। और ध्यान दीजिए, एक बार कोई इंटेंजिबल एसेट आपने बनाई, इंटरनली जनरेटेड या खरीदी, 1 लाख रुपए लग गए, आपने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट है, एसेट रिकॉर्ड कर ली। अब उस पर कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हुआ, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मान लो 50,000 रुपए का और हुआ किसी पेटेंट को डेवलप करने पे, तो अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट आउट होगा, मतलब उस 50,000 रुपए से भी फ्यूचर बेनिफिट है, तो ही उसको असेट मानोगे, अदरवाइज वो भी पीएनएल में जाएगा। फिर ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी एसेट होती, रेडी टू यूज में लाने तक का सारा खर्चा कॉस्ट में जुड़ता है, उसके बाद का खर्चा पीएनएल में जाता है, लेकिन बाद वाला जो खर्चा है अगर उससे फ्यूचर बेनिफिट है तो वो कैपिटलाइज होता था। तो यही बात है। और अब इसके बाद यहां पर जो है कई और मैंने यहां पर एसेट्स के नाम लिखे, देखिए, ब्रांड्स, ब्रांड नेम इंटेंजिबल एसेट है, मैस्टेट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट, अरे मेरे बिजनेस में कस्टमर लिस्ट है भाई, मैंने डेटा निकलवाया अपने कस्टमर्स का, कितनी बड़ी एसेट है, ठीक है, और लिस्ट दिखती भी है पर फिजिकली दिख रही है, वो कागज तो 10 रुपए के हैं, 100 रुपए के हैं, उसमें छुपी हुई ताकत करोड़ों रुपए की है। 1 लाख कस्टमर का डेटा मेरे पास है, 1 लाख कस्टमर से मैं करोड़ों रुपए की सेल निकाल सकता हूं, तो वो कस्टमर लिस्ट इज एन एसेट। पब्लिशिंग टाइटल्स, टैगलाइंस होती है ना, टैगलाइंस, जैसे टैगलाइंस नहीं होती, अब की बार मोदी सरकार, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है कि नहीं। जैसे वो कोको कोला का ऐड आता है कि प्यास जगा दे, प्यास बुझा दे, तो फिर वो लिम्का वालों ने ऐड निकाला प्यास जगा दे, इस तरीके के टैगलाइंस होती है, टैगलाइंस समझते हैं, उससे भी बिजनेस चलता है, ठीक है ना। मोदी है तो मुमकिन है, इन टैगलाइन से फायदा होता है। तो कई बिजनेस की आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, उसमें कई सारी टैगलाइंस दिखेंगी आपको, यस दे आर इंटेंजिबल एसेट्स, उससे बेनिफिट है, लेकिन उनको हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते
कि क्राइटेरिया मीट आउट हो जाएगा। अरे अब की बार मोदी सरकार बोलने से, अब की बार 400 बार बोलने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो एसेट्स है, ब्रांड, मैस्टेट्स यानी टाइटल्स ही होते हैं पेपर्स में, कस्टमर लिस्ट, टैगलाइंस, ये सब बिजनेस को बेनिफिट देती हैं, लेकिन जो है आइडेंट प्रॉपरली पॉसिबल ही नहीं है इनको, इनके ऊपर हमें ये निकल पाना कि भाई क्राइटेरिया मीट आउट हुआ है या नहीं हुआ है। ले देखिए मैं आपको ये रिवीजन की बात है, रेगुलर क्लास में तो बहुत डिटेल में बात करते हैं, यहां पर सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम में ये कोई भी चीज आ जाती है तो इनका ये सब चीजें क्या होगी, एक्सपेंस की तरह मानी जाएगी और पीएनएल में चला जाएगा। अब लास्ट बात यहां पे कर लेते हैं, खत्म होने वाला है एस यहां पर, ठीक है। देखिए बिल, हाँ, अमोर्टाइजेशन पीरियड, सीधी बात है, एस 26 बोलता है कि असेट जैसे रेडी फॉर यूज हुई वहां से उस पर अमोर्ट डेप्रिसिएशन लगना शुरू होगा, है ना, अमोर्टाइजेशन, और आपको उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल, ये 10 साल से कम होगी, ठीक है, 10 साल या 10 साल से कम, ये अजम्पशन है, प्रिजम्पशन है। लेकिन अगर किसी इंटेंजिबल एसेट की लाइफ 10 साल से ज्यादा है, आपने कोई लीगल राइट लिया 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, तो फिर उसका आपको प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ही 10 साल से ज्यादा राइट ऑफ करेंगे, अदरवाइज 10 साल या उससे कम में ही होगी। अमोर्टाइजेशन की मेथड्स क्या होंगी, तो जैसे डेप्रिसिएशन की होती थी एसएलएम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, उन्हीं से हम जो है डेप्रिसिएशन लगाते थे, वही अमोर्टाइजेशन की मेथड्स होंगी। और नो डाउट एसएलएम से मेथड चेंज हो सकती है, तो जैसे AS5 में मेथड चेंज का इफेक्ट आता था, यूजफुल लाइफ चेंज हो जाएगी, तो भाई जैसे मान लीजिए एसएलएम से WDV पे आ गए तो पिछला डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता कभी भी, ठीक है ना, जिस साल में चेंज होगा उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो अमोर्टाइजेशन की मेथड्स वही हैं। रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं दिया तो 0 मान लूंगा, और अदरवाइज कोई रेसिडुअल वैल्यू उसकी आपको दी होगी, अनुमानित हो, एक्टिव मार्केट हो, तो रेसिडुअल वैल्यू आ जाएगी। असेट अगर बेच दी, इंटेंजिबल असेट बेच दी, तो बेचने पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस पीएनएल में जाएगा। और असेट अगर बेचने के लिए रखी है, मतलब हेल्ड फॉर डिस्पोजल, उसको बेचा नहीं है पर लाइफ उसकी खत्म हो गई है, उसका यूज नहीं है, तो डेफिनेटली मान लीजिए उसकी बुक वैल्यू जो है वो 10,000 है, और बेचने में 12 मिलने की संभावना है तो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन बेचने पे अगर 9,000 रुपए मिलने की संभावना है, उसका कैरिंग अमाउंट 10,000 है, लेकिन मिलने की संभावना 9,000 है, तो फिर भले अभी बेची नहीं है पर फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसको हम उसके लिए प्रोविजन हमें बनाना चाहिए। और लास्ट है कि भाई डिस्क्लोजर कैसे होगा, तो डिस्क्लोजर जो है वो बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट्स में होगा, अमोर्टाइजेशन पीएनएल में आएगा, असेट्स की कॉस्ट लेस उसका डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस, अमोर्टाइजेशन जो भी है वो सब बैलेंस शीट में शो, नोट्स टू अकाउंट्स में शो होगा। GCA NCA मतलब ग्रॉस और नेट अमाउंट, 100 रुपए की थी, 10 का डेप्रिसिएशन लग गया, 10 का इंपेयरमेंट लॉस, तो 80 का नेट अमाउंट आ गया। हर क्लास ऑफ असेट का अलग अलग डिस्क्लोजर होगा, इंटेंजिबल असेट में पेटेंट अलग है, ट्रेडमार्क अलग है, जो भी है। और अमोर्टाइजेशन पीरियड अगर 10 साल से ज्यादा है, जैसा मैंने बताया, तो फिर आपको वो 10 साल से ज्यादा है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट कहीं पर गिरवी रखी है, कोई उस पर गवर्नमेंट ने यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, तो वो एज एन ऑडिटर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये सारी बातें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की हैं, तो ये हो जाता है। अब जो है कुछ क्वेश्चंस जरा से हैं, कोई खास बात नहीं है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये जरूर डिस्कस मैं आपसे करूंगा, ये देखिए यहां पर, बस 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 आने ही वाला है, आने ही वाला है, आ गया आ गया आ गया आ गया, ये आ गया। तो भैया 20 लाख रुपए का कोई आपने पेटेंट लिया था, ठीक है ना, और लाइफ उसकी जो जिंदगी थी जो ना मिलेगी दोबारा वो 10 साल थी, और आपने इसको अमोर्टाइज ही नहीं किया है ना, भाई 2 लाख रुपए साल का डेप्रिसिएशन इस पे एलोकेट होना चाहिए था, अमोर्टाइज होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा 7 साल बीत गए, 6 साल पहले बीत चुके हैं और ये करंट ईयर 7वां ईयर है, तो आपने अभी तक इसको अमोर्टाइज ही नहीं किया। तो इस साल आपको पूरा 14 लाख रुपए, एक साल का 2 लाख तो 7 साल का 14 लाख रुपए पीएनएल में जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली AS5 पड़ा हुआ है, 2 लाख का तो पीएनएल में करंट पीरियड का आइटम होगा, और AS5 कहता है कि प्रायर पीरियड आइटम को भी आपको अलग से डिस्क्लोज करना है, तो 12 लाख भी पीएनएल में ले जाना पड़ेगा। आज तक आपने डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाया तो ले जाना पड़ेगा, लेकिन उसके सेपरेट डिस्क्लोजर होगा एज ए प्रायर पीरियड आइटम,
ठीक है। इसके अलावा इलस्ट्रेशन 2 फटाफट से देख लें। 45 लाख रुपए पब्लिसिटी पे खर्च हुए हैं। अबे फालतू नाटक करेंगे कितना बेनिफिट होगा, कुछ नहीं, पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में जाएगा। उसके बाद जो है ये कोई कंपनी ने 250 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजिंग का बजट है और इससे आग लग जाएगी बाजार में और ये हो जाएगा, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे और तहलका मचा देंगे, कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है तो अल्टीमेटली वो पीएनएल में जाएगा क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ये देखिए आप, ये कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि फेज कोई प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, फेज 1, फेज 2, 3, 4 ऐसे 5, 6 जाके वो प्रोसेस कंप्लीट हुई होगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है, मैं केवल डिस्कस कर रहा हूं, आप खुद कर लेंगे, अब इट्स अ रिवीजन क्लास। तो यहाँ लिखा है कि 2 फेज कंप्लीट होने के बाद इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल फॉर द मार्केट। 2 फेज कंप्लीट होने के बाद, तो फेज 1 और फेज 2 ये जो खर्चा हुआ यहां तक आपको फ्यूचर बेनिफिट का मालूम नहीं था तो ये तो पीएनएल में चला जाएगा। और फेज 3, 4, 5 इसके बाद जो टेक्निकल फिजिबिलिटी यहां पर आ गई ना, तो इसके बाद का खर्चा बैलेंस शीट में एज ए एसेट जाएगा। और ये तो खैर पैकिंग का खर्चा है, प्रोडक्ट बनने का जो पैकिंग हुई है तो वो तो ऐसे ही पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं और हमने बहुत शॉर्ट में इसको सारी चीजें कवर अप की है। अच्छा, ये नोट्स आपके लिए जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये बिल्कुल जो है बहुत ही प्रॉपर है ये, तो आप जो है ये नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। चलो, तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।